जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल फिज़िक्स। आज न्यूक्लियर फिज़िक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और वो है मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट। मास डेफिसिट क्या है या मास डिफेक्ट क्या है, तो आइए इसको पहले हम लोग डेली लाइफ फिनोमेना से समझने की कोशिश करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंडिविजुअल मैसेज आते हैं वो और जो कंबाइंड मैसेज आते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट से हमारे पास 4 बॉल्स हैं और हर बॉल का मास जो है लेट से 1 kg है। अगर हम लोग उन 4 बॉल्स को कंबाइन करके एक बड़ा बॉल बनाना चाहते हैं तो उसका मास भी क्या होगा, डेफिनेटली उसका भी आपके पास कह सकते हो कि 1 kg होगा। सो मीन्स कि हमारे पास डेली लाइफ के जो फिनोमेना हैं उनमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर लेवल पे जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास जो कंबाइंड मास होता है वो हमेशा कम आता है इंडिविजुअल मासेस से। कंबाइंड मास जो है वो हमेशा आप लोगों के पास कम आता है इंडिविजुअल मैसेज से। एज एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि लेट से हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। एक प्रोटॉन ये आ गया, एक प्रोटॉन ये आ गया जी। इसी तरीके से हम लोग एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, वैसे तो उनके मैसेज आप लोगों के पास जैसे इधर लिखे हुए हैं 1.00728 ये प्रोटॉन का आ गया और 1.00867 ये न्यूट्रॉन का। लेट सपोज हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि प्रोटॉन जो है उसका मास भी 1 AMU है और न्यूट्रॉन जो है उसका मास भी 1 AMU है। तो अगर हम लोग इनको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं तो उसका मास कितना होगा। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका मास 4 AMU होगा, लेकिन जो हमारे पास सामने आती है प्रैक्टिकली जो चीज़, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास इस ज़ाहिर इन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से हीलियम न्यूक्लियस बनता है, तो हीलियम न्यूक्लियस जो है उसका मास इतना नहीं आता, वो हमेशा इससे आप लोगों के पास कम आता है। तो भाई जो मास गायब हो गया वो किधर गया? जो एक्चुअली जो मास गायब हुआ इसी को हम लोग मास डेफिसिट बोलते हैं। जो डिफरेंस आप लोगों के पास आता है इसी को हम लोग मास डेफिसिट बोलते हैं। मास डेफिसिट किसी भी न्यूक्लियस के लिए अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारे पास उसके लिए ये फार्मूला बनता है डेल एम मास डेफिसिट आ गया, डेल एम मास डेफिसिट आ गया, और ये इसमें ZMP मीन्स ये आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके मास को आप प्लस कर लो। फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंट केस आप लोगों के पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आपके पास जितने प्रोटॉन थे उनका मास निकल आएगा। इस तरीके से Z माइनस A ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। अब इस प्रेजेंट केस में आपके पास Z जो है, सॉरी ये A माइनस Z, तो A आप लोग कह सकते हो कि हीलियम के लिए 4 आता है तो इसमें 4 डालेंगे, और Z आप लोगों के पास 2 आता है तो इसको 2 डालेंगे, तो मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे 2 हैं। तो इसमें मास ऑफ ये इस जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हो मास ऑफ द न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ये जो आपके पास स्क्वायर पैरेंथेसिस हैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं इसमें आप लोगों के पास सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और ये कैपिटल M जो है ये आपके पास जो कंबाइंड न्यूक्लियस होगा उसका मास आ जाता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे पास कितना मास डेफिसिट जो है निकलता है जी हर एक न्यूक्लियस के लिए। तो अगर हम लोग इसी मास डेफिसिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें C के साथ, C² के साथ, तो ये आप लोग कह सकते हैं जी कि ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ जाएगी किसी भी न्यूक्लियाई की। अब इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल सॉल्व की है फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ मास डेफिसिट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर रिपीट किया हुआ है
और इसमें जस्ट जो ट्रू वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट की गई है। और ट्रू वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, Z फॉर हीलियम आपके पास आता है 2, इसकी जगह 2 आ गया। और इसी तरीके से मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.00728। और फर्दर आप देखें तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा, एटॉमिक मास जो है उसका 4 आ गया और एटॉमिक नंबर जो है उसका 2 आ गया। सो 4 - 2 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.00867। फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये आखिर में जो चीज़ आती है ये आ जाता है जी मास ऑफ द हीलियम, तो वो आपके पास आता है जी 4.00152 AMU। सो आप लोगों के पास इस चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनती है 4.0319 और जो कंबाइंड न्यूक्लियस है उसका मास आपके पास आता है 4.00152। इसका मतलब ये है कि कंबाइंड न्यूक्लियस जो है उसका मास कम आ रहा है और जो आपके पास सम ऑफ मैसेज ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा आ रहा है। कितना फ़र्क आ रहा है भाई, इतना फ़र्क आ रहा है 0.0308 AMU। अब ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये बता दिया था कि हमारे पास अगर AMU में मास हो तो उसको एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो सिंपल एज दैट हमें पता है जी कि अगर हम 1 AMU को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो इसी को अगर हम लोग 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम के लिए वो निकल आएगी और वो कितना बनता है भाई 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इट मीन्स कि आप लोगों के पास जब हीलियम न्यूक्लियॉन्स हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ये कंबाइन होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। या आप लोगों के पास एक कंबाइंड न्यूक्लियस है, उसको अगर आप कंबाइंड न्यूक्लियस है हीलियम का और उसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप लोगों को टोटल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों के पास वो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग उसमें से एक एक न्यूक्लियन को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी होगी। तो सिंपल एज दैट आप इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो आपके पास आते हैं उसके साथ इसको डिवाइड कर लो तो ये आप लोगों के पास आ रही है 28.28 और इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास तकरीबन 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग हीलियम न्यूक्लियस में से अगर एक एक न्यूक्लियंस को करके निकालना चाहते हैं तो हमें कितनी एनर्जी, हर एक न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ अबाउट 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर साइंटिस्ट ने फर्दर हर एक न्यूक्लियस जो है, हर एक जो न्यूक्लियाइड अभी तक डिस्कवर हो चुका है जिसमें आपके पास बहुत सारे आइसोटोप्स भी हैं, सब के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो निकाली गई और जब उसको प्लॉट किया गया तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का को बनता है। ये ग्राफ हमें क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है। जैसे जैसे आप लोग कह सकते हो जी कि एटॉमिक मास जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ती जाती है और करते करते तकरीबन 50 तक आप लोगों के पास ये इंक्रीज़ बहुत रैपिड आता है, लेकिन 50 के बाद 50 to 60 बहुत ग्रेजुअल चेंज आती है और उसके बाद आप देखो तो 60 के बाद ये आप लोगों के पास आलमोस्ट ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है और जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है एज कंपेयर टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 50 to 60। तो इसका मतलब यह है कि 50 और 60 के दरमियान सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं वो पाए जाते हैं और उनमें से भी याद रखना जो आपके पास सबसे स्टेबल न्यूक्लियाइड है वो आयरन का है, आयरन 56। आयरन जो है वो सबसे स्टेबल आप लोगों के पास नेचर में जो न्यूक्लियाइड पाया जाता है वो है। अब यही बेसिक रीज़न है कि आप लोगों के पास 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं तो आप लोगों के पास एक हैवी न्यूक्लियस बनता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइटर न्यूक्लियाई यहाँ पे थे, एक ये था एक ये था, ये दोनों कंबाइन हुए तो ये थोड़ा हैवी, तो ये इसका मतलब पहले अनस्टेबल थे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। तो चूंकि हमारे पास नेचर ऑलवेज गोज टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, ये पहले अनस्टेबल थे, मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना लिया, ये आप लोगों के पास थोड़ा उस पहले के मुकाबले में स्टेबल हो गया। तो यही चीज़ आप लोग इसी चैप्टर के एंड में पढ़ोगे, इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। मीन्स के दो लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन होंगे एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, और डेफिनेटली इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास एक हैवी न्यूक्लियस है इस रीजन में, और वो हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप होता है, तो वो दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं जो कि आप लोगों के पास इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अगेन ये इस रीजन में जिस वक्त था तो ये अनस्टेबल था, तकरीबन इसकी जो एनर्जी है 7.3 या 7.4 इस रेंज में आती है। तो ये आपके पास ब्रेकअप होकर दो जो इसने फ्रैगमेंट बनाए और वो उनकी एनर्जी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 8.8 इस रीजन में आ रही है। तो मीन्स कि अगेन आपके पास नेचर इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो ये हैवी था, अनस्टेबल था, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होकर इसने लाइटर बनाए, और ये लाइटर पहले के मुकाबले में आप लोगों के पास स्टेबल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के माइंड में भी आ रही होगी कि हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं वो भी अनस्टेबल हैं, हैवी न्यूक्लियाई जो हैं वो भी अनस्टेबल हैं। चलें जी, हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं उसकी तो हमें रीज़न कुछ समझ आ जाती है, लेकिन वाई लाइटर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। तो याद रखिएगा हमारे पास स्टेबिलिटी का ताल्लुक है न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस को कंबाइन रखती है। तो आपके पास अगर सिर्फ दो न्यूक्लियॉन्स हैं तो इनके दरमियान कूलम रिपल्सिव फोर्स भी है, इनके दरमियान कूलम रिपल्सिव फोर्स भी है और न्यूक्लियर फोर्स भी पाई जाती है। चूंकि इनकी तादाद कम है, नंबर कम है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास फोर्स भी कम आएगी। लेकिन अगर आप ये दो से अगर आपके पास ये तीन हो जाते हैं तो आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर फोर्स पाई जा रही थी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि अब इनकी इंटरेक्शन तीन के साथ हो रही है तो ये आपके पास न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं जैसे जैसे आप लोग इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऐड करते जाओगे तो आप लोगों के पास ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी स्ट्रांगर होती जाएगी। लेकिन क्या हैवी के लिए भी ऐसे ही होगा? अगर आपके पास न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे आप लोगों के पास यूरेनियम है या हैवी कोई भी न्यूक्लियाई है, तो क्या उसके लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो जाएगी? वो तो ग्राफ हमें बता रहे जी कि ऐसा नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैवी के लिए कम हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लोगों के पास ये सफिशिएंट ग्रो कर जाता है तो आप लोगों के पास चूंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो न्यूक्लियंस के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, ये उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती, जबकि उसके मुकाबले में जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो डेफिनेटली आपके पास जो न्यूक्लियस है वो पहले के मुकाबले में जो मॉडरेट हैं उनके मुकाबले में अनस्टेबल होगा। तो लाइटर में नंबर कम होता है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है सिर्फ दो के दरमियान होती है। तो आप नंबर को ज़्यादा करते जाओगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन बहुत हैवी अगर आप करोगे ये इस तादाद तक तो ठीक है, लेकिन इससे आप बढ़ोगे तो आप लोगों के पास साइज उसका ग्रो कर जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स जब साइज बढ़ेगा तो ये फोर्स आप लोगों के पास इनएक्टिव हो जाएगी, थोड़ा वीक हो जाएगी उसके पहले के मुकाबले में। और जबकि उसके मुकाबले में कूलम रिपल्सिव फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है वो ज़्यादा एक्शन में आएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा चांस है कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाए और न्यूक्लियस जो है वो आप लोगों के पास अनस्टेबल हो जाता है। सो इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग फिशन में भी ये इन्वॉल्व है, फ्यूजन में भी इन्वॉल्व है, रेडियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जितने रिएक्शंस आते हैं उनमें आप लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।